जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब आदिवासियों के विषय में तो हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन आज के इस चैप्टर में हमें दीकू और स्वर्ण युग ये दो नए शब्द भी देखने को मिलते हैं। पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करने को मिलेगा, फिर चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर दीकू शब्द जो है, इसका इस्तेमाल आदिवासी समाज के लोग उन बाहरी लोगों के लिए करते थे जिन्होंने आदिवासी समाज को प्रभावित किया, इनकी संस्कृति को प्रभावित किया। एग्जाम्पल के रूप में व्यापारी लोग जो इनसे बहुत ही कम दाम पर आदिवासियों के प्रोडक्ट खरीद के ले जाते थे और आदिवासियों को जिन चीजों की आवश्यकता होती थी वो इन्हें बहुत ही महंगे दाम पर बेचते थे। महाजन लोग जिनसे ये कर्ज लेते थे और कर्ज इनको बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर दिया जाता था। इसके अलावा जमींदार लोग, बड़े बड़े भूस्वामी लोग जो इनकी जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे थे। अंग्रेज लोग जिन्होंने इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले जो ये आदिवासी समाज के लोग थे ये स्वतंत्र रूप से जंगलों में रहते थे, खुद के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, मूल्य मान्यताओं और खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए। लेकिन जब अंग्रेजों का समय आया तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, वन कानून लेकर के आए और भी कई सारी चीजें हुई। और इसके विरोध में इन आदिवासी लोगों ने कई बार विद्रोह भी किए, जिनके विषय में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ईसाई मिशनरी लोग जो कि आदिवासियों की संस्कृति को बुरे तौर पर प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे और काफी हद तक इन्होंने प्रभावित भी किया। एंड आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के विषय में डिस्कस करेंगे। ये तो हो गए दीकू लोग। और स्वर्ण की अगर बात की जाए तो जब इन लोगों ने आदिवासी समाज को प्रभावित किया तो आदिवासियों की जो स्थितियां थी वो काफी बदलती चली गई और आदिवासी लोग अब अपने पुराने समय को याद करते हुए पुराने समय को स्वर्ण युग का नाम देते हैं। ठीक है कि भाई वो स्वर्ण युग था, उस समय हम इस तरह से रहा करते थे। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि आदिवासी समाज जो था ये स्वर्ण युग से और अपने एक नर्क युग तक कैसे पहुंचा, इनके समाज में ये परिवर्तन हमें कैसे देखने को मिलते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए, जिसमें चैप्टर में दिए जा रहे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाले इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इसकी क्लासेस हमने 5 अगस्त से स्टार्ट कर दी हैं एंड दिसंबर 2024 तक अर्थात 5 महीने में हम इस कोर्स को कंप्लीट भी कर देंगे। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हां, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है और साथ ही साथ 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। और हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की दो बड़ी खासियतें हैं। पहली खासियत तो यह है कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है, जो कि हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है और आगे आने वाली क्लासेस को भी इसी तरह से प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस कोर्स की दूसरी खासियत यह है कि यह एक ऑल इन वन कोर्स है। वैसे तो इस कोर्स को हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इस कोर्स में आने वाली हर एक क्लास में चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आते हैं। फिर उस संपूर्ण निचोड़ में दिए गए हर एक टॉपिक को हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जिससे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम बारीकी से समझ सकें। तो आप अगर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या फिर आपका बीपीएससी तैयारी हो गया, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऐप पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर जब आप कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पर अगर आपको इस कोर्स के केवल नोट्स चाहिए हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अभी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप यहां पर देख सकते हो, प्राइस भी दिया गया है। एंड अगर आपको कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की और क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी के 2 कोर्स अवेलेबल है और एक क्लास 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड और कोर्स यहां पर जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा। अब दोनों में से आपको जो भी परचेस करना है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, यहां पर ओवरव्यू दिया गया, ठीक है। एंड उसमें क्या कंटेंट मिल रहा है आप यहां पर क्लिक
करके देख सकते हैं एंड सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके उस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। एंड हमारा जो एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है, इसमें जो इसकी क्लासेस आने वाली वो सारी की सारी फ्री हैं, लेकिन बाकी चीजों को का अगर आपको लाभ लेना है तो इसके लिए आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक अर्थात आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और हमें यहां पर सबसे पहले आदिवासियों के विषय में कुछ बेसिक जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है आदिवासी समाज के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, बट हम फिर से यहां पर आपको बताते हैं। देखो, जब ब्राह्मण लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था लेकर के आए तो बहुत सारे लोगों ने इन व्यवस्थाओं को अपना लिया, लेकिन समाज में रहने वाले कुछ समूह ऐसे भी थे जिन्होंने ना तो वर्ण व्यवस्था को अपनाया और ना ही जाति व्यवस्था को अपनाया। तो जिन लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित इन व्यवस्थाओं को, रीति रिवाजों को और रस्मों को नहीं अपनाया, उन्हीं लोगों को जनजातीय समूह या फिर आदिवासी समूह कहा गया। और जो आदिवासी समाज के लोग थे, ये अपने खुद के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों और रस्मों का पालन करते थे, ना कि ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों का। ठीक है। और ये जो आदिवासी समाज के लोग जो थे, ये इसमें आपको गहरे सामाजिक भेद भी देखने को नहीं मिलते थे। आदिवासी समाज जो था ये संगठित होकर के रहता था, इसमें सामाजिक भेदभाव नहीं थे जैसे हमें जाति व्यवस्था पर आधारित समाज में देखने को मिलते थे। अगर जाति व्यवस्था में देखोगे तो ऊंच नीच का भेदभाव, ठीक है, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, कई तरह के भेदभाव में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था में तो समाज को 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो आदिवासी समाज था यह संगठित होकर के रहता था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, अर्थात आदिवासी समाज जो था यह कुटुंब के बंधनों से बंध के रहता था। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, ठीक है। तो ये आदिवासी समाज के लोग जो थे परिवार के बंधन से बंध करके रहते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। आपके हाथ की उंगलियां जो है वो सारी बराबर नहीं है। इसलिए अगर आप आदिवासी समाज में भी देखोगे तो इसमें ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आर्थिक और सामाजिक फर्क बिल्कुल भी नहीं थे। इनमें भी आर्थिक और सामाजिक फर्क थे, किस प्रकार के थे वो भी हम आगे चल करके समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये लोग, जो ये आदिवासी लोग थे, ठीक है, ये ग्रुप में रहते थे, ठीक है, परिवार के बंधन में बंध के रहते थे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जो ज्यादा मेहनत करते थे, ज्यादा धन कमाते थे। जो ज्यादा धन कमा लेते थे वो अन्य लोगों से ज्यादा अमीर हो जाते थे। इस तरह से अगर आप इसमें देखोगे तो आर्थिक भेद आपको देखने को मिलेंगे और कई कारणों की वजह से इसमें सामाजिक भेद भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुरी आदतें अपना लेते हैं, जैसे कि शराब पीना, जादू टोना के काम करना, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीते। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आदिवासियों में भी सामाजिक और आर्थिक फर्क हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक और हमारे आज के चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है वो है जनजाति समूह किस तरह जीते थे। हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि जो जनजाति लोग थे वो किस प्रकार के कार्य किया करते थे, कैसे अपना जीवन जीते थे। लेकिन 19वीं सदी के बाद में इनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया और 19वीं सदी तक ही कैसे जीते आ रहे थे, इस चीज को हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। 19वीं सदी के पहले की कहानी को हमने क्लास 7 में डिस्कस किया था। तो यहां पर कहा जा रहा है 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हुए थे। हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि जब ये तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हुए उस समय समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से इनको समाज का एक अंग बनना पड़ा। जाति व्यवस्था को कई सारे लोगों ने अपना लिया, ठीक है, और कई सारे लोग स्थायी रूप से एक जगह पर रह करके खेती भी करने लगे। अब यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उनके विषय में जो झूम खेती किया करते थे। कुछ झूम खेती करते थे, ये हमारी अब अगली हेडिंग है। तो यहां पर सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है, मतलब एक, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। आप चाहे झूम खेती को या फिर घुमंतू खेती को, ठीक है। झूम खेती जंगलों में छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। खेतों को जोतने और बीज रोपण की बजाय वे बीज बिखेर देते थे। यहां पर कहने का अर्थ यह कि जो घुमंतू खेती होती थी, घुमंतू खेती में जंगल के छोटे छोटे भूखंड तैयार किए जाते थे। मान लो कि इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में से इतना बड़ा एक इलाका इन्होंने तैयार कर लिया, ठीक है, छोटा सा भूखंड लिया, तैयार कर लिया।
इसको तैयार करते समय क्या करेंगे, यहां पर जो पेड़ होंगे, पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट दिया जाएगा। यहां पर नीचे जो घास फूस होगी, घास फूस को काट करके, मतलब घास फूस को साफ कर दिया जाएगा, यानी कि वहां से काट दिया जाएगा। काटने के बाद में घास फूस और पेड़ों के जो ऊपरी हिस्से होंगे उनको जला देते थे। जलाने के बाद में उससे जो राख प्राप्त होती थी, राख को जमीन में छिड़क देते थे। अब राख में होता है पोटास, इससे जब ये जमीन में राख को छिड़कते थे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है, और इन ये हलों का प्रयोग नहीं करते थे, याद रखना, ये हलों का प्रयोग नहीं करते थे, हलों की जगह कुदालों का प्रयोग करते थे। और जमीन को जोतते भी नहीं थे, ना ही बीज को रोपण करते थे। क्या कहा जा रहा है, वे कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, ना कि जमीन को जोतने का काम करते थे। अब जब ये जमीन को खुरच देते थे, ठीक है, तो खेतों को जोतने और बीज बोने की बजाय बीजों को बिखेर देते थे। जमीन की ऊपरी परत को खुरचा और वहां पर बीजों को बिखेर दिया। अब जैसे जैसे उन बीजों को नमी प्राप्त होगी, पानी बरसेगा, धूप लगेगी, तो धीरे धीरे बीज अपने आप जमाते थे और जमने के बाद में फिर उनसे फसल ये लोग ले लेते थे। ठीक है, स्पेशली पूरे के पूरे इलाके को जोतना, फिर वहां पर एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बीज बोना और फिर खेती करना, ये नीति ये अपनाते नहीं थे। कुदालों की सहायता से जमीन को खुरच दिया और बीज बो दिए। ठीक है, इस तरह से खेती किया करते। कुछ वर्षों तक, प्राय 2 या 3 वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी, जब तक मिट्टी में ताकत रहती थी, लगभग 2 से 3 सालों तक इस भूमि पर ये लोग खेती किया करते थे। इसके पश्चात फिर दूसरी जगह चले जाते थे। अब यहां पर एक चीज समझो, ये केवल कुछ वर्षों तक ही एक जमीन पर खेती करते थे। क्यों? क्योंकि ये जमीन को उर्वरता प्रदान करने के लिए खाद और अन्य चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। जो प्राकृतिक रूप से जमीन में ऊर्जा मौजूद होती थी, जमीन में उर्वरता मौजूद होती थी, केवल उसी के साथ में कृषि करते थे। ये अलग से आर्टिफिशियल उसमें कोई भी उर्वरता, जैसे कि आज के टाइम पर हम खेत में खाद डाल देते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट नहीं डालते थे। जब तक मिट्टी में ताकत रहती थी तब तक ये वहां पर कृषि करते थे। और जैसे इनको लगा 2-3 साल में कि मिट्टी की ताकत कम होने लगी, खत्म हो गई, ये वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जहां उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक परती पड़ी रहती थी। परती जमीन उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाने वाली जमीन होती, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए। तो इस तरह से ये लोग यहां पर खेती किया करते थे। ठीक है, अब ये जहां पर खेती करते थे उसे 2-3 साल के लिए पहले छोड़ देते थे। फिर इनको लगता था कि हाँ, ये मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो गई है, तो 8-10 सालों के बाद में फिर आके वहां पर खेती करने लगते थे। बेसिक रूप से जंगल में इन्होंने भूखंड तैयार करके रखे हुए थे। जंगल इतना बड़ा है, ठीक है, तो एक ही भूखंड तैयार कर लिया, यहां पर खेती कर रहे, 2-3 साल तक किया। इसके बाद यहां की उर्वरता समाप्त हो गई तो यहां पर चले गए और यहां पर जाकर के खेती करने लगे। पहले जमीन तैयार की, खेती करने लगे, 2-3 साल तक यहां पर की, फिर एक अलग इलाके में चले गए, यहां पर खेती कर ली। तब तक इन्हें पता चला कि यहां पर जो हमने पहले खेती की थी, यहां की मिट्टी जो है उपजाऊ हो गई होगी, तो ये यहां पर आ जाते थे। अच्छा, अगर आप जमीन को कुछ ना करो, ठीक है, और ऐसे ही उसे छोड़ दो, तो वहां पर पानी बरसेगा, पत्ते आकर गिरेंगे, आसपास से अन्य कई सारे पदार्थ आकर गिरेंगे और मिट्टी, और जो मिट्टी होती थी वो अपने आप उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसी को परती जमीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, घुमंतु किसान सामान्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। हमारे भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है, ठीक है, पूर्वी और उत्तरी इलाका, इसके अलावा मध्य भारत का इलाका जिसमें आपको मध्य भारत देखने को मिलता है, सॉरी, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, इन इलाकों में पर्वतीय और जंगली पट्टियों में अधिकतर आपको ये आदिवासी समुदाय लोग देखने को मिल जाएंगे। इन आदिवासी समुदायों की जो जिंदगी थी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसलों के उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। अर्थात इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये जंगल में कहीं पर भी भूखंड तैयार कर लेते थे एंड वहां पर ये फसल करने लगते थे। क्या कहा जा रहा है, इनकी जो जिंदगी थी आदिवासी समुदायों की, ये बेरोक टोक जंगलों में आवाजाही, जंगल में कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे। इसके अलावा फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित, यानी इनके कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जंगल के ऊपर ही अपना नियंत्रण रखते थे और कहीं भी खेती करने लगते थे। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर भी सकते थे, क्योंकि अगर कोई रोकने टोकने वाला होगा तो इन्हें एक ही स्थान पर बसकर खेती करना होगा। ये बार बार जमीन को बदल करके खेती नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते तो यहां पर 19वीं सदी तक आते आते 19वीं सदी के बाद में कुछ लोग जो थे वो झूम खेती अभी भी कर रहे थे, जो कि पहले से करते चले आ रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिकार और संग्राहक का काम करने लगे। तो अगली हेडिंग है हमारी शिकारी, कुछ शिकारी और संग्राहक। तो यहां पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके काम चलाते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि बहुत सारे इलाकों में हमें ऐसे भी आदिवासी समूह देखने को मिलते हैं जिन्होंने पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाया। वन्य उत्पाद जैसे कि फल हो गए वन के, ठीक है, वन से प्राप्त होने वाले फल हो गए, इसके अलावा फूल हो गए, इसके अलावा पेड़ों की जड़ें हो गई, और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो वन से जिनको उत्पाद प्राप्त होता था उसका इस्तेमाल करते थे और वन में मौजूद जानवरों का शिकार करते थे। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय जो था, यह शिकारी और संग्राहक समुदाय था। प्रश्न आ जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है इस समुदाय के लोग टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे, यानी कि जंगल के उत्पादों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। अब जो साल होता है ये एक प्रकार का पेड़ होता है। साल के पेड़ से जो बीज प्राप्त होते थे उसका तेल निकालते होंगे और उसका इस्तेमाल करते थे अपने भोजन को पकाने के लिए। वहीं महुआ के भी बीज होते थे, महुआ के बीजों का भी इस्तेमाल करते थे तेल बनाने के लिए, और वे उस तेल से अपने भोजन को पका देते। जो महुआ होता है इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता था, आज भी खाया जाता है, ठीक है, या फिर इसे शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इससे शराब बनाई जाती है। यूपी बिहार के क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ आगे कहा जा रहा है इसके एक मिनट, हाँ, इलाज के लिए वे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जब भी ये खोंडे समुदाय के लोग या फिर आदिवासी समुदाय के लोग, मैं सभी आदिवासी समुदायों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये जब बीमार पड़ जाते थे जो तो जंगल से निकली हुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी में पढ़ेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इनको कितने प्रकार की जड़ी बूटियों का नॉलेज है। हमने अभी जो क्लासेस कंप्लीट की उसमें बताया था कि 10,000 तरह की जड़ी बूटियों की इनको जानकारी है जो जंगल से प्राप्त होती हैं। इनका इस्तेमाल ये लोग अपने इलाज के लिए करते थे। आगे बढ़ते हैं। जंगल से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचते भी थे, जैसे कि शहद निकाल लिया, ठीक है, कुछ फूल जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उनको बेचने के लिए, शहद को बेचने के लिए। इसके अलावा अन्य कई सारे उत्पाद भी होते थे। जब ये शिकार करते थे जानवरों की खाल प्राप्त होती थी, ठीक है, खाल को भी बेचने के लिए कभी कभी स्थानीय बाजारों में जाते थे, वहां पर बेचते थे। कहने का अर्थ यह कि जंगल से जो इनको उत्पाद प्राप्त होता था उसको स्थानीय बाजारों में जाकर के बेचने का भी काम ये करते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों के पास ही जाते थे। हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा में जब ये चमड़ा कारीगर और स्थानीय बुनकरों को कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता होती थी अपने कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए, तो ये इन्हीं समुदाय के लोगों के पास में जाते थे। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो समुदाय निवास करते थे, ठीक है, ये आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते थे उनके पास में अलग अलग क्षेत्र के लोग जाते थे जब भी उनकी जंगल से निकलने वाले प्रोडक्ट की आवश्यकता होती थी, जो कि यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासी समुदाय अक्सर चीजों की अदला बदली से अपनी जरूरतें पूरी करते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि ये लोग वस्तु विनिमय किया करते थे, ठीक है, जब भी इन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो जंगल से निकले हुए प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट के साथ में अदला बदली कर लेते। जैसे कि इनको कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है, तो स्थानीय बाजारों में गए, जंगल से जो प्रोडक्ट इनको मिले थे उसको स्थानीय बाजार के व्यापारी को दे दिया, ठीक है, और उससे बदले अपने कपड़ों को ले लिया। इस तरह से चीजों की अदला बदली करके भी अपनी जरूरतें पूरा किया करते थे। लेकिन कई बार जरूरी चीजें इन्हें खरीदने भी पड़ती थी। क्या था कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अदला बदली करके ये प्राप्त कर लेते, जैसे कि भाई भोजन के लिए अनाज प्राप्त करना है, ठीक है, तो अदला बदली करके प्राप्त कर लिया। लेकिन कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी थे जिनको इन्हें पैसों के माध्यम से खरीदना पड़ता था, ठीक है, एक मेंशन नहीं किया गया कौन कौन से प्रोडक्ट थे, बट मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता सकता हूं। जैसे कि भाई बर्तन इनको खरीदने हैं तो उसके लिए ये पैसों से बर्तनों को खरीदते थे, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको खरीदते थे और कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनको चीजों से अदला बदली कर लेते थे। कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। वन उत्पाद कम होने पर आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। तो यह भी
एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि जो वन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो हमेशा 12 महीने मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि पतझड़ का भी मौसम आता है और वनों में भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पर अपने फल दे सकते हैं। ठीक है, तो जब वन के उत्पादों की कमी होती थी तब ये आसपास के गांव में नौकरी करने के लिए भी जाते थे या फिर यूं कहीं मजदूरी करने के लिए भी जाते थे। अच्छा, मजदूरी करते कौन कौन से थी? तो यहां पर किसी खदान में जाकर के काम करने लगे या फिर खेत में जाकर काम करने लगे। पहले बागान वगैरह बनाए गए थे तो बागानों में काम करने लगते थे। किसी इमारत का निर्माण हो रहा है तो उस इमारत के निर्माण में काम करने लगे। ठीक है, हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि कई सारे जनजाति लोग ऐसे थे जो कि व्यापारियों की भूमिका भी निभाने का काम करते थे। ठीक है, बाजारों में जाकर काम करते थे। तो विभिन्न प्रकार की नौकरियां ये समाज में जाकर के कर लेते थे जब भी इन्हें जंगल से जो उत्पाद निकलते थे उनकी कमी महसूस होती थी। लेकिन बहुत से समुदाय जैसे कि मध्य भारत का एक बैगा समुदाय में देखने को मिलता है, औरों के लिए काम करने से कतराते भी थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। तो कुछ समुदाय हमें ऐसे भी देखने को मिलते जिन्होंने समाज में जाकर के मजदूरी करना, ठीक है, ये इनके लिए मतलब अच्छी बात नहीं थी। ये ऐसा करना ये अपने लिए अपमान की बात मानते थे। इनका मानना था कि ये जंगल की संतान है और जंगल के उपज पर जिंदा रहना ही इनका कर्तव्य है। ठीक है, इसमें से एक आपको एग्जांपल मिलता है बैगा समुदायों का। ठीक है, तो ये इन ऐसे समुदायों की लिस्ट में से आते हैं जो मजदूरी करना अपने लिए अपमान की बात मानते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासी समुदायों को अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए व्यापारियों और महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन्हीं व्यापारियों और महाजनों को इन आदिवासी समुदाय के लोगों ने दीकू नाम दिया था। ठीक है, आगे चल करके पढ़ेंगे तो और भी ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिनको दीकू कहकर के लोग बुलाते थे। ठीक है, तो जब भी इन्हें कोई चीज खरीदनी पड़ती थी, ठीक है, किसी चीज की जरूरत होती थी तो उसके लिए व्यापारी और महाजन पर ही निर्भर रहते थे। जो व्यापारी थे, ठीक है, कहा जा रहा है कि व्यापारी ऊंची कीमत पर सामान इनको बेचते थे और महाजन ऊंचे ब्याज पर इनको कर्ज देते थे। देखो, हमेशा क्या था कि इनके पास पैसा मौजूद नहीं रहता था। ठीक है, और जब इनको कोई चीज खरीदनी होती थी, बहुत ज्यादा आवश्यक थी, तभी महाजन के पास में जाते थे कर्ज लेने के लिए। ठीक है, और जो महाजन थे ये बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर इनको कर्ज देते थे। और फिर जब ये व्यापारी के पास में जाते थे चीजें खरीदने के लिए तो व्यापारी इनको ऊंची कीमत पर यानी कि बहुत ज्यादा कीमत लगा करके इनको प्रोडक्ट सेल किया करते थे। एंड जो आदिवासी समुदाय के लोग जिन प्रोडक्टों को जंगल से निकालते थे, ठीक है, इनको बहुत ही निम्न दाम पर, बहुत ही कम दाम पर खरीदने का काम करते थे ये व्यापारी लोग। ठीक है, इससे क्या है कि जो व्यापारी लोग थे इनको आदिवासी लोग अच्छा नहीं मानते थे और इनको बाहरी शैतान के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और यही एक कारण हमें देखने को मिलता है जिससे आदिवासी कर्ज और गरीबी में फंसते जा रहे थे। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे थे। अगर जो महाजन हैं ये इतना अधिक ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज ना दें, ठीक है, नॉर्मल रेट पर कर्जा दें, और जो व्यापारी हैं ये नॉर्मल रेट पर इन्हें प्रोडक्ट सेल करें, तो इतना अधिक फर्क देखने को ही ना मिले। ये आदिवासी लोग जो थे ये आराम से अपनी जिंदगी को जीते। ठीक है, और जैसे सभी लोग रह रहे थे वैसे ये लोग भी रहते, लेकिन इनके साथ में जानबूझकर भेदभाव उस समय किया जाता था। ठीक, जैसे आज के टाइम पर हम मॉल में जाते हैं, ठीक है, कभी पिक्चर देखने के लिए गए, ठीक है, तो जब आप थिएटर रूम में पहुंच जाओगे तो वहां पर जो आपको पानी की बोतल भी मिलेगी ना, वो 20 वाली 80 की आपको दी जाएगी। ठीक है, ये कई सारे क्षेत्रों में देखा जाता है। जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए गए, ठीक है, और आप घूमने के लिए गए किसी पार्क में या फिर आप किसी वाटर पार्क में या फिर मॉल में चले गए, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी होता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गए दो समुदाय। ठीक है, एक वो जो झूम खेती किया करते थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया, और कुछ जो शिकारी संग्राहक थे उनके विषय में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है उनके विषय में जो जानवरों को चराने का काम करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जानवरों को चराते थे और जानवरों से जो उत्पाद प्राप्त होता था उस पर निर्भर रहते थे। तो यहां पर कहा जा रहा है बहुत से आदिवासी समूह, एक मिनट, हाँ, बहुत से आदिवासी समूह चरवाहे थे, अर्थात जानवरों को चराने वाले थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ बकरियों की रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि जो जानवरों को चराने वाली जनजाति थी इनको चरवाहे कहा जाता था। ठीक है, और ये मौसम के हिसाब से मवेशी अर्थात जानवरों को या फिर भेड़ों की रेवड़ अर्थात भेड़ों के झुंड को यहां से वहां लेकर जाते थे और जानवरों को चराने का काम करते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। यानी
यानी कि ये किसी स्पेसिफिक इलाके में निवास करके बिल्कुल भी नहीं रहते थे। और क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था कि कई सारी जनजाति आपको ऐसी भी देखने को मिलती हैं, वो जानवरों को लेकर के भारत के विभिन्न इलाकों में घूमते रहते थे, ठीक है, जहां पर भी इनको चारागाह मौजूद मिलते थे वहां पर जानवरों को चराते थे। इसके अलावा जानवरों के माध्यम से चीजों की ढुलाई करते थे, जैसे कि हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन जो था उसने बंजारा जनजाति का उपयोग किया था अपने माल को ढुलवाने के लिए, बाजारों में माल पहुंचाने के लिए, वहां से लाने के लिए, तो बंजारा जनजाति का प्रयोग करते थे। उन्हीं में से ये भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इनसे थोड़ा सा अलग है, बंजारा जनजाति थोड़ी सी अलग थी। ये लोग जानवरों से निकलने वाले जो उत्पाद होते थे उन पर निर्भर रहते थे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सेम चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना फर्क है, जो बंजारा थे, ठीक है, वो जानवरों के उत्पाद पर निर्भर रहते थे, साथ ही साथ समय मिलने पर वो चीजों को एक ही स्थान से खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचते भी थे, ठीक है, जब भी उनको मौका लगता था, ठीक है। और अलग अलग इलाकों में जाकर के काम की तलाश में भी भटकते रहते थे। काम जब इनको मिल जाता था तो काम भी कर लेते थे। अब इतने अधिक इनके पास में जानवर थे, तो जब भी कोई राज्य इनसे कहता था कि भाई हमारे माल को यहां से वहां तक पहुंचाना है, प्रोडक्ट को, ठीक है, तभी उसका पूरा का पूरा भाड़ा ले लेते थे और उसके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम भी करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी यहां पर इसका एग्जांपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो ऐसा किया करते थे, ठीक है। जो जानवर पालने वाले लोग थे, ये यही ऐसी जनजाति थी जो कि ऐसा किया। और ये जनजाति की भी कई जनजाति थी, जानवर पालने वालों में कोई एक ही समुदाय नहीं था, कई समुदाय इसमें भी हमें देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले कुछ बन गुज्जर हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ लवाड़िया आदि समुदाय के लोग थे, ये गाय भैंस के झुंड पालते थे, जो कि एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आज भी अगर आप देखोगे, जो आपका पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर गाय भैंस बड़े पैमाने पर पाली जाती है। इसके अलावा कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिया थे, और कश्मीर के बकलवाल, ये लोग बकरियां पालने का काम करते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो आपके हिमाचल प्रदेश और कश्मीर साइड में बकरियां बड़े पैमाने पर पाली जाती हैं, ठीक है। तो ये लोग कुछ जानवरों को पालते थे और जानवरों से जिनको उत्पाद प्राप्त होता था उस पर अपना जीवन निर्भर रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें डिस्कस करना है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी तक आते आते क्या हुआ कि कुछ जनजाति लोग ऐसे भी थे जो एक जगह पर बसकर रहने लगे और उन्होंने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। अब आइए इनके विषय में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह बसकर खेती करने लगे थे और हलों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलने लगे थे। देखो, इनकी जो जमीन थी ना, उसके ऊपर इन्हें स्थायी रूप से अधिकार भी धीरे धीरे दिया जाने लगा। कहा यहां पर ये जा रहा है कि 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले ऐसे थे जिन्होंने एक जगह बस करके खेती करना शुरू कर दिया। और इन कबीलों के विषय में हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि जब इन्होंने एक जगह पर बस के खेती करना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों ने इनको जाति व्यवस्था में शामिल भी कर लिया था, ठीक है। और इनको इनकी जमीन पर जो वहां के स्थानीय राजा हुआ करते थे वो स्थायी अधिकार भी देने लगे थे। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते थे। और जब ये एक जगह पर बस करके खेती करने लगे तो इन्होंने हलों का इस्तेमाल करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। कई समुदायों में छोटा नागपुर में मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और सभी सदस्यों का उस पर बराबर हक होता था। हमें देखने को मिलता है कई सारे जनजातीय समुदाय, फिर कहें कि आदिवासी समुदाय ऐसे में देखने को मिलते हैं जो छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह, ठीक है। छोटा नागपुर के मुंडाओं के विषय में क्लास 7 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरह के थे, इन्होंने किस तरह से अपना विकास किया था, सब कुछ, ठीक है। तो इनकी तरह जमीन जो होती थी पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। एक कबीले में मान लो कि भाई 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, जो इन्होंने पूरा अपना गांव बसा लिया था। एक कबीले का पूरा गांव होता था, ठीक है। तो मान लो कि 100, 200, 300, 1000 लोग हैं, ठीक है। तो जितनी भी जमीन होगी वो पूरे के पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है। अर्थात सभी की संपत्ति मानी जाएगी और सभी का इस संपत्ति पर बराबर का हक होगा। सभी सदस्य जो होंगे उस पूरी जमीन के ऊपर बराबर का हक भी रखेंगे। आगे फिर भी अक्सर कुछ लोग ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। जो ज्यादा मेहनत करता था वो ज्यादा ताकत जुटा लेता था। भाई एक व्यक्ति है जो एक साथ 4 काम करने लगे। भाई हम हमेशा देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे कई लोग मिलते हैं जो ज्यादा मेहनती होते हैं और कुछ लोग आलसी होते हैं। कुछ लोग दारू वगैरह पीने लगते हैं जो भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जुआ वगैरह खेलते हैं जिसमें सब कुछ अपना हार जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अनुशासन के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं और वो बहुत अधिक आगे जाते हैं। तो ऐसा इनमें भी था। कुछ आदिवासी समुदाय के लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्यादा ताकत जुटा ली, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी
बाकी उनके अनुयायी भी बन जाते थे। आप समाज में देखोगे चाटुकार लोगों की कमी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे चाटुकार लोग भी थे, कुछ मुखिया बन गए, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ताकत जुटा ली। ताकतवर लोग अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। बटाई पर आज भी जमीनें दी जाती। बटाई पर होता क्या था कि जमीन जो होती थी किसी व्यक्ति को करने के लिए दी जाती थी कि हमारी जमीन है, आप हमारी जमीन के ऊपर खेती करोगे। जो लागत लगती है आधी आधी लगती है, जो उत्पादन होता है वो भी आधा आधा कर लिया था। बटाई के अलावा चौथियाई, पचैया, ऐसे भी हमें सिस्टम देखने को मिलते। चौथियाई में जो लागत लगती जमीन होती वो जमीन मालिक की होती है, और उसमें जो मेहनत लगती है वो जो चौथियाई पर जमीन लेता है उसकी होती है, ठीक है। और जो उत्पादन होता है वो चौथा भाग वो व्यक्ति ले जाता है जो मेहनत करता है, और बाकी 3 भाग मालिक के होते हैं। इसी तरह से पचैया, छठा हिस्सा, 7वां हिस्सा इस पर जमीन की जाती थी, ठीक है। तो यहां पर आदिवासी समुदाय का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। जो ताकतवर लोग थे वो अपनी जमीन को बटाई पर भी दे दिया करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यहां पर हमें एग्जाम्पल मिलता है जो ब्रिटिश अफसर थे, ठीक है। अब यहां से हमारे ब्रिटिश लोगों की कहानियां शुरू हो जाती हैं। अभी हमने आदिवासी समुदायों के विषय में डिस्कस किया, अब ब्रिटिश लोगों ने इनको किस तरह से देखा, इनके जीवन को किस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास किया, वो हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे लोग, ये 2 ऐसी जनजातियां थी जो एक जगह पर ठहरकर, अर्थात एक जगह पर रह करके सामूहिक रूप से, ठीक है, एक मिनट, एक जगह पर ठहरकर रहने वाले एक जगह पर ठहरकर रहते थे और वहां पर खेती करते थे, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है आदिवासी समूह शिकारी और संग्रह घुमंतु हाँ, एक मिनट, वही मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, मैं आपको बताता हूं। यहां पर कहा ही जा रहा है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे लोग ज्यादा सभ्य लगते थे जो एक जगह पर ठहरकर रहते थे और वहीं पर खेती करते थे, अपेक्षा उन आदिवासी समुदायों के जो शिकारी संग्राहक थे और घुमंतु खेती किया करते थे। अच्छा, इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि जो शिकारी संग्राहक थे ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, इसलिए इनके ऊपर ब्रिटिश लोगों के लिए नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इनसे आमदनी भी ब्रिटिश लोगों को नहीं हो पा रही थी, और जो शिकारी संग्राहक थे ये कुछ कुछ असभ्य लोग भी हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि अपनी संस्कृति के हिसाब से जीते थे, अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करते थे। और हमारे समाज में जो ब्रिटिश लोग आए थे ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलते थे, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने इनको असभ्य भी कहा। इसी तरह से घुमंतू खेती करने वाले लोग जो थे ये भी आज एक इलाके में खेती कर रहे, कल दूसरे इलाके में चले गए, परसों दूसरे इलाके में चले गए। तो इनसे ना ब्रिटिश लोगों को कोई आमदनी मिल पाती थी और ना ही इनके ऊपर ये कंट्रोल रख पाते थे, इसलिए इनको ये असभ्य मानते थे। और गोंड संथाल जैसे लोगों को जो एक स्थान पर रहकर खेती करते थे इनको सभ्य माना जाता था। जंगलों में रहने वालों को जंगली बर्बर माना जाता। जो शिकारी संग्राहक और घुमंतू लोग थे इनके ऊपर जब ब्रिटिश लोग नियंत्रण स्थापित करने के लिए गए तो इन्होंने जंगलियों की तरह व्यवहार किया, ठीक है। जब इनसे कहा जाकर कि आगे से आप यहां पर रहोगे, इस इलाके से हम आपसे कर वसूल करेंगे, इन नियमों का पालन करोगे तो मार के भगाया होगा, ठीक है, इसीलिए इनको जंगली कहा गया और बर्बर कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अच्छा, असभ्य इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये जो जंगल में रहने वाले लोग थे ये शराब वगैरह भी पिया करते थे, जादू टोना का खेल किया करते थे, और इनमें बहुत सारी बुरी आदतें भी आ चुकी थी। क्योंकि देखो समय की मार बहुत खराब होती है, बहुत लंबे समय से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। जो व्यापारी थे वो भी प्रताड़ित करने में लगे हुए थे, जो महाजन थे वो भी प्रताड़ित करने में लगे हुए थे, फिर बड़े बड़े भूस्वामी इनकी जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए थे। इस वजह से इनके अंदर बहुत सारी गलत आदतें भी आ चुकी थी, ठीक है। इस वजह से इनको बर्बर और जंगली कहा गया, और असभ्य लोग इनको मानते थे कौन? हमारे यहाँ के अंग्रेज लोग, ठीक है, जो अंग्रेज लोगों ने सत्ता स्थापित की थी वो लोग। आगे बढ़ते, अब हमें यहां पर डिस्कस करना है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। औपनिवेशिक शासन जब हमारे भारत देश में स्थापित हुआ, अर्थात जब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, तो अंग्रेजों की सत्ता से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, अब हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो यहां पर कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया, पूरा का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हुआ इसको हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अभी तक हमने देखो क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि आदिवासी समुदाय के जो लोग थे, ठीक है, ये अपने खुद के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते थे। पूरे समूह का एक मुखिया होता था, या फिर कहें पूरे कबीले का एक मुखिया होता था जो पूरे कबीले को नियंत्रण में रखता था, ठीक है। खुद नियम बनाते थे, खुद की पुलिस होती थी, ठीक है। इसके अलावा अपने हिसाब से, अपनी मूल्य मान्यताओं के हिसाब से जीते थे। आइए देखते हैं। तो यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था।
उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी कि पूरे समुदाय में जितने भी लोग रहते थे, समुदाय का जो मुखिया होता था, मुखिया के पास में सबसे ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जितने इलाके में उनका जितने इलाके में वो रहते थे, ठीक है, जहाँ तक खेती करते थे, उस पूरे इलाके पर वो अपना नियंत्रण रखते थे। एक प्रकार से आप कह सकते हो छोटा मोटा ये राज चलाते थे यहाँ पर, ठीक है। छोटे मोटे राजा या फिर रजवाड़े तौर पर थे जो कि जंगलों में विकसित हुए थे। आगे कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम वो खुद बनाते थे। एक प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ का पूरा प्रशासनिक कार्य संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? मुखियाओं की थी। और ये मुखिया इन आदिवासी समूहों में आपको देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो इन मुखियाओं के भी कामकाज और इनके अधिकारों को बदल दिया गया। कामकाज करने के तरीके, इनसे ताकत छीन ली गई और इनके अधिकार जो थे वो भी बदल दिए गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। कहने का अर्थ यहां पर यह कि अब ये जमीन के मालिक केवल बने रहे, लेकिन जो शासकीय शक्तियां थी, अर्थात स्थानीय नियम खुद बनाना है, इनकी अपनी पुलिस होती थी, पूरे इलाके पर नियंत्रण रखते थे, तो इनसे ये ताकतें छीन ली। केवल इनको इनकी जमीन पर मालिकाना हक दिया गया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए अब बाध्य कर दिया गया। जब हमारे यहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो केवल जो बड़े बड़े राज्य थे उन पर ही नियंत्रण स्थापित नहीं किया, बल्कि जो जंगल वाले इलाके थे वहां पर भी नियंत्रण स्थापित किया। जिसमें अगर आप देखो तो आदिवासियों के जो मुखिया लोग थे इनको अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया, इनकी शक्तियां छीन ली गई, ठीक है, और इनको अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य अर्थात मजबूर कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। अनुशासन में रखना होता था अर्थात कोई भी गैर कानूनी कार्य ये नहीं कर सकते। जितने भी अंग्रेजों ने कानून तय कर दिए थे वो सारे कानूनों का पालन अब पूरे समुदाय के लोगों को करना होता था। और ये इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब मुखिया की दी गई कि अगर आपके समुदाय का कोई भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा अर्थात नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, या फिर मुखिया को, मतलब इसकी मुखिया की जिम्मेदारी दी गई कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मुखियाओं का जीवन था या फिर आदिवासियों का जीवन था वो पूरी तरह से परिवर्तित होने लगा। अभी तक जो ये पूरे के पूरे जंगल के ऊपर स्वतंत्र रूप से रहते थे, जंगल पर नियंत्रण रखते थे, खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे, वो सब एक झटके में बदल गया। आगे कहा जा रहा है आगे कहा जा रहा है पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। जो अपने परंपरागत तौर पर कार्य किया करते थे, इनकी जो परंपरा प्राचीन बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, अपनी परंपराओं को भी अपनाने के लिए अब ये लाचार हो गए, यानी कि एक प्रकार से मजबूर हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे घुमंतू काश्तकारों के विषय में। हमने अभी यहाँ पर देखा कि अंग्रेजों ने क्या किया, इन आदिवासी समुदायों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जंगल के ऊपर जो स्वतंत्र रूप से इनके अधिकार थे उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब जब जंगल पर इनके स्वतंत्र रूप से अधिकार छीन लिए गए जो इनको मिले हुए थे, ठीक है, तो घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? क्योंकि घुमंतू लोग जो थे ये पूरे जंगल के ऊपर घूम घूम कर खेती किया करते थे। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है अंग्रेजों को उन समूहों से परेशानी थी जो स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें, खेती करें, ताकि उन्हें नियंत्रित करना आसान हो और शासन के लिए नियमित आमदनी का स्रोत मिल सके। यानी कि अंग्रेज लोग अपने स्वार्थ के लिए इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों को लगता था कि अगर ये एक स्थान पर नहीं रहेंगे तो ना तो इनको हम नियंत्रित कर पाएंगे और ना ही इनसे नियमित आमदनी हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि जो ये घुमंतू काश्तकार हैं ये एक स्थान पर स्थायी रूप से रहें एंड वहीं पर खेती करें। आगे बढ़ते, इसके लिए उन्होंने अर्थात अंग्रेजों ने जमीन के कुछ नियम लागू कर दिए। जमीनों को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा और लगान तय कर दिया। यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, इसके लिए जो घुमंतू काश्तकार थे इनको इनके पास में गए, ठीक है, इनको देखा सुना, इनके बारे में जानकारियां की और जितने इलाके पर खेती किया करते थे उसको माप कर अर्थात उसकी नपाई की गई। नपाई करने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया कि आप इतने इलाके में खेती करोगे, ठीक है, और सबसे ही कहा गया खेती करने के बाद में आप लगान भी चुकाओगे, सबका लगान भी तय कर दिया गया, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार के रूप में भी घोषित किया गया। जिनको भूस्वामी और पट्टेदार के रूप में घोषित किया गया वो तो बड़ा खुश हुए, लेकिन जो अन्य किसान थे, ठीक है, वो इससे बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए इसको भी यहां पर समझते हैं। अगले पॉइंट में देखो दुखी होने के कारण कुछ तो आप जानते हो, एक तो इनका जो आजादी थी वो इनसे छीन ली गई, ठीक है, और दूसरा
कि इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, अब ये किसी के कंट्रोल में रहने लगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश जो थी वो कामयाब नहीं रही, अर्थात अंग्रेजों ने ये प्रयत्न किए, ये प्रयत्न सफल नहीं हुए। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना मुश्किल था। ठीक है, जो झूम काश्तकार थे ये ऐसे इलाकों में झूम खेती किया करते थे जहां पर पानी की कमी और मिट्टी सूखी होती थी। ठीक है, जिससे कि इनको मतलब ये वहां पर ना तो जमीन को जोतते थे और ना ही बीज बोते थे। जमीन को ऊपर से खुरच दिया और खुरचने के बाद में बीज बो दिए, इससे ऊपरी जो इनको नमी प्राप्त होती थी धीरे धीरे उसी से बीज जम जाते थे और फसल होती थी, उसी का ये फसल का प्रयोग कर लेते थे। लेकिन अब जब इन अंग्रेजों ने इनको स्थायी रूप से बसाने की प्रक्रिया में इनको जमीन के भूखंड दे दिए कि इस इलाके पर आपको स्थायी रूप से खेती करनी है, तब इनको हलों का प्रयोग करने के लिए भी मजबूर किया गया और बीज बोकर के खेती करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जो जमीन सूखी हो, जहां पर पानी की कमी हो, वहां पर हलों का प्रयोग कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और इससे क्या हुआ कि यहां पर इन आदिवासियों को बहुत ही बुरे पैमाने पर घाटा होने लगा, यहां तक कि ये खाने को भी तरसने लगे। ठीक है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि वे परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, उन्हें परंपरागत ढंग से अर्थात जिस तरह से वो झूम खेती कर रहे थे उसी तरह से इनको यहां पर जीने दिया जाए और खेती करने दी जाए। क्योंकि हलों का यहां पर प्रयोग हो नहीं पा रहा था। अब जब हलों का प्रयोग नहीं हो पा रहा था तो मिट्टी जोती नहीं जा पा रही थी, और जब ये एक दो बार वहां पर फसल कर लेते थे, ठीक है, तो ये वहां पर उस जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए इन्हें आवश्यकता होती थी कि जमीन की जुताई की जाए एंड वहां पर फिर ऐसे प्रोडक्ट डाले जाएं जिससे कि जमीन की उर्वरता फिर से आ जाए। ठीक है, और मिट्टी में पानी भी डालने की आवश्यकता होती थी एंड दोनों ही चीजों की यहां पर कमी देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं इसीलिए इन्होंने यहां पर विद्रोह किया। ठीक है, विरोध किया। जब विरोध किया तो इनको इनके परंपरागत ढंग से खेती करने के कुछ अधिकार भी दिए गए। आगे बढ़ते हैं तो व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में, अब पूरे जंगल पर इनको आजादी नहीं दी गई, इनको जंगल के कुछ स्पेसिफिक हिस्सों में छूट दे दी गई कि ये वहां पर जाकर के घुमंतू खेती कर सकते हैं। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो गुजरात के इलाके में जाकर के देख सकते हो। एनसीईआरटी का कहना है कि अभी भी जारी है। अगला पॉइंट है हमारा वन कानून और उसके प्रभाव। अच्छा, अंग्रेज शांत बैठने वालों में से नहीं थे। अंग्रेजों ने जब देखा कि इनके ऊपर नियंत्रण हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है तो अंग्रेज यहां पर वन कानून लेकर के आ गए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अब देखो, आदिवासी लोग जो थे उनका जीवन किससे जुड़ा हुआ था? जंगलों से। जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन उनकी जॉब से जुड़ा हुआ है। आज से कुछ समय पहले जब टिकटॉक चल रहा था तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग टिकटॉक से होने वाली आमदनी के माध्यम से ही अपना जीवन जी रहा था। ठीक है, लेकिन एक ही रात में जैसे टिकटॉक बैन किया गया तो वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। एकदम से हुए कि नहीं हुए? ठीक है, आज मान लो कि इतने बड़े बड़े सोशल मीडियाज चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, और इन सभी पर हमारे देश के एक बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार पाने में लगी हुई है, यहां से आमदनी कर रही है। ठीक है, और ये अगर बैन हो जाए तो ये सभी लोग क्या करेंगे? इसी तरह से जब वन कानून आए, ठीक है, तो आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा, क्योंकि जो आदिवासियों का जीवन था वो जंगलों से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब जब अंग्रेजों का जंगल के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया और जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया तो ये आदिवासी लोग कहां जाएं? कुछ जंगलों को आरक्षित वन भी घोषित कर दिया गया, कुछ जंगलों जो मतलब विशिष्ट थे जहां से अच्छी लकड़ी वगैरह प्राप्त होती थी उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब जो आरक्षित वन थे यहां पर ना तो कोई घूमने जा सकता था, ना तो कोई झूम खेती कर सकता था, ना तो यहां से फल इकट्ठे किए जा सकते थे, और ना ही यहां पर शिकार करने की आजादी थी। जो आरक्षित वन घोषित किए गए थे ये ऐसे जंगल थे जहां से अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। ठीक है, अर्थात ऐसे वन जहां से विशिष्ट किस्म की लकड़ी पैदा होती थी जिससे कि ये अपनी इमारतों को बनाते थे। इसके अलावा जो रेलवे लाइन बिछाई जाती थी, रेलवे लाइन की पटरियों के नीचे आज के टाइम पर तो सीमेंट मोरम के बने हुए तख्ते डाल दिए जाते हैं, बीम डाल दिए जाते हैं, लेकिन पहले लकड़ी के तख्ते डाले जाते थे और ये लकड़ी इन्हीं जंगलों से प्राप्त होती थी। तो ऐसे जंगलों को इन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां से अंग्रेजों की जरूरत के हिसाब से इमारती लकड़ी पैदा होती थी। ठीक है, और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, फिर शिकार करने की इजाजत नहीं रह गई थी। ऐसी सूरत में
बहुत से झूम काश्तकारों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपसे अगर आपकी मूल जमीन छीन ली जाए तो जो व्यक्ति आपसे आपकी मूल जमीन छीनेगा, अब आप उसको क्या कहोगे? आप उसको बाहरी राक्षसी कहोगे, ठीक है, रावण कहोगे, ठीक है, या फिर बहुत बुरा भला कहोगे? वही यहां पर इन्होंने भी कहा, इन्होंने इनको बाहरी राक्षस या फिर दीकू कह करके संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं। ऐसी सूरत में, हाँ वही, एक मिनट, हाँ, ऐसी सूरत में बहुत से झूम काश्तकारों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अभी जब दूसरे इलाकों में गए तो उन्होंने वहां पर कैसे मतलब कार्य किए उसको भी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी तो उनके सामने भी एक नई समस्या पैदा हो गई। देखो, जो व्यक्ति जहां पर रहता है ना, केवल वहां पर रह करके उसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, बल्कि वहां पर वो रहता है तो वह उस इलाके के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य जरूर करता है। आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उस घर की केवल रोटी खाने में लगे हुए, आप उस घर में कार्य भी कर रहे हो, ठीक है। आप जिस इलाके में रह रहे हो उस इलाके का केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे बस उस, बल्कि उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ योगदान भी कर रहे होते। इसी तरह से अब जो ये आदिवासी लोग थे केवल जंगलों से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का लाभ ही नहीं ले रहे थे, बल्कि इसके साथ ही साथ यहां पर ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे थे। और जैसे ही इन आदिवासियों को जंगल से बाहर कर दिया गया, एक नई समस्या सामने आ गई। समस्या यह थी कि अब रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए? रेलवे स्लीपर्स अर्थात लकड़ी के 36 तकरे जिन पर पटरियां बिछाई जाती थी। आज के टाइम पर मतलब वही जो पटरियों के नीचे सीमेंट के बीम डाले जाते हैं, सीमेंट मोरम से बनाए हुए, ये पहले लकड़ियों के बने हुए होते थे। तो जब अंग्रेजों ने इन आदिवासियों को जंगलों में रहने पर पाबंदी लगा दी, जंगलों से बाहर कर दिया गया, तो इन अंग्रेजों के सामने एक समस्या ये आ गई कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए मजदूरों का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होने लगा, क्योंकि अभी तक ये आदिवासी समुदाय के लोग ही ये कार्य कर रहे थे। अब भैया जब आदिवासी ही नहीं रहे, ठीक है, तो आप मजदूर कहां से लाओगे? और आदिवासी लोग बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्य करते थे, क्योंकि वो जंगल में जो पेड़ थे उनसे भी परिचित थे और जंगल में रहते थे, तो इनके पास में काफी ताकत भी थी, तो मेहनताना कार्य भी कर सकते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। जब इनके सामने ये समस्या आई तो इसका भी हल इन्होंने ढूंढा। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। पूरे के पूरे जंगल पर अब नियंत्रण नहीं दिया, जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों पर इनको अधिकार दे दिया गया और उन्हें वहां खेती करने की छूट भी होगी। इन्होंने ये यहां पर नियम में जो वन कानून लेकर के, वन कानूनों में थोड़ा सा संशोधन करके ये इनको अधिकार दिए गए कि जो झूम काश्तकार है अर्थात झूम खेती करने वाले आदिवासी लोग हैं, इनको जंगल के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, ठीक है, और उन्हें वहां पर खेती करने की भी छूट होगी बशर्ते। लेकिन इनके सामने एक शर्त रख दी गई। अब शर्त ये थी कि जो भी इन इलाकों में रहेगा, ठीक है, ऐसा, अच्छा इन्होंने क्या किया था, वन गांव बसाए थे, ठीक है, तो बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। ये जो आदिवासी लोग थे ये समूहों में रहते थे। ये ऐसा नहीं था कि आज एक सा आदिवासी लोग यहां पर रह रहा है, दूसरा वहां पर रह रहा है, तीसरा वहां पर रह रहा है, ये समूह में रहते थे, ठीक है, एक गांव की तरह रहते थे, गांव बसा लेते थे, आदिवासी गांव थे और गांव की तरह रहते थे, ठीक है। और पूरे के पूरे गांव का, जैसे कि हमने यहां पर देखा, जितने इलाके में खेती करते थे उस पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण भी रखते थे। तो यहां पर जब मतलब इस कानून को लाया गया तो इनके रहने का स्थान छीन लिया गया। लेकिन कानून में जब संशोधन किया गया तो इनको क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़े दिए गए, जमीन के छोटे टुकड़े दिए गए जहां पर ये खेती कर सकते थे। लेकिन इनके सामने एक शर्त ये रखी गई कि गांव में जो भी व्यक्ति रहेगा वो वन विभाग के लिए मजदूरी करेगा और जंगल की देखभाल भी करेगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा लिए। एक देखो, इनसे जो काम करवाया जाता था उसकी इनको बहुत ही कम मेहनताना दिया जाता था, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो सस्ता श्रम इनको मिल गया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने यहां पर वन गांव भी बसा लिए, ठीक है। वन गांव बसा लिए, इससे कि क्या हुआ कि जो आदिवासी समाज के लोग थे ये एक जगह पर अब स्थायी रूप से रहने लगे। जो इनकी दो प्रॉब्लम्स थी कि ये झूम खेती करने वाले लोग पूरे के पूरे जंगल में भटकते रहते हैं, कि स्थान पर नहीं रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस नियम के तहत एक शर्त रख दी कि अब आपके वन गांव होंगे, ठीक है, और वन गांव में स्थायी रूप से आप रहोगे और छोटे छोटे स्पेसिफिक एरिया दिए गए जहां पर ये खेती कर सकते थे और बहुत ही कम दाम पर इनसे मेहनताना भी मेहनत करवाई जाती थी, अर्थात मजदूरी करवाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। देखो हर समूह क्या है ना कि बहुत ही सीधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ समूह ऐसे भी थे जिन्होंने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। जो वन कानून ने लेकर के आए, वन को सरकार की संपत्ति घोषित की, तो इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों को मानने से नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया, असभ्य और बर्बर, जो तो बर्बर की तुलना इनसे की, असभ्य और बर्बर कहा, ठीक है। तो कुछ आदिवासी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन वन कानूनों का पालन नहीं किया और जैसे अपने पहले से रहते आ रहे थे उसी तरह से रहते रहे, गैर कानूनी तरीके से, ठीक है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी, ठीक है। 1906 में सोंग्राम संगमा के द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इसी तरह का एक विद्रोह था, ठीक है। जब वन कानून लाए गए तो कुछ लोगों ने क्या किया, इन वन कानूनों को स्वीकार कर लिया और बहुत आसानी से जंगल से बाहर हो गए, ठीक है। तो जब वो जंगल से बाहर हो गए तो अंग्रेजों के लिए एक नई समस्या खड़ी हुई। उस समस्या का समाधान लेने के लिए इन्होंने वन गांव बसाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और अपने द्वारा बनाए गए जैसे पहले किन के तौर तरीके थे तो उन्हीं तौर तरीकों से जीते चले आ रहे थे, गैर कानूनी तरीके से। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम बगावत की। 1906 में संगमा द्वारा असम में बगावत की गई और 1930 में वन सत्याग्रह में देखने को मिलते हैं जो कि मध्य प्रांत में थे, ठीक है। ये वनों की सुरक्षा के लिए और वन में इनका जीवन बना रहे इसके लिए सत्याग्रह किए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट मिलती है काम की तलाश में। अब जिन आदिवासियों ने इन वन कानूनों को माना या फिर क्या है कि अपनी मुसीबतों से निकल करके गांव जो वन थे वनों को छोड़ करके भागे, ठीक है, वो काम की तलाश में इधर उधर गए और उनको काम मिला भी। उनके साथ में क्या हुआ अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। जो गांव में ही रहे, संघर्ष किया, ठीक है, और संघर्ष करके अपना जीवन जीते रहे, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जीवन जिया, ठीक है। अपेक्षा उनके, ठीक है, इनका जीवन बहुत अच्छी तरह से रहा, अपेक्षा उनके जो गांव से भाग गए और भागने के बाद में दूसरी जगह पर मजदूरी करने के लिए चले गए। जो मजदूरी करने के लिए गए उनके विषय में बताया जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। दो उद्योग महत्वपूर्ण हो गए थे, एक तो खनन होने लगा था, कोयला का खनन होने लगा था, ठीक है, और दूसरा चाय बागान। और बागान कई तरह के थे, चाय के बने थे, इसके अलावा अफीम के बागान तैयार किए गए थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नील विद्रोह हुआ था तो नील की खेती करने के लिए बागान तैयार किए गए थे और इन सभी जगहों पर जबरन खेती करवाई जाती थी। लगभग इन्हीं आदिवासियों से 50% जिन लोगों से जबरन खेती करवाई जाती थी, जबरन मजदूरी करवाई जाती थी, उनमें 50% आदिवासी लोग हमें देखने को मिलते थे। ये दो आदिवासी लोग हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये मतलब एक खनन में काम कर रहे हैं यहां पर, कहां पर, खनन में। आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए ठेकेदारों की मार्फत से आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। कुछ ठेकेदारों को इस बात का ठेका दिया गया था कि आप आदिवासी समाज के लोगों को लाओगे और उनको यहां पर भर्ती करोगे, कहां पर, इन चाय बागानों में काम करने के लिए और कोयला खदानों में यहां पर खुदाई करने के लिए, फिर कोयला इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ठेकेदारों की मार्फत से अब ये लोग जाकर के वहां पर काम करने लगे। अब जो ये ठेकेदार थे, ठीक है, ये ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। यानी कि जबरदस्ती इनसे यहां पर काम करवाया जाता, बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, ठीक है, और घर वापस भी नहीं इन्हें लौटने दिया जाता था। इसलिए इनकी जिंदगी अब एक बंधक के रूप में हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, कि मजबूरन ये यहां पर फंसे हुए हैं और काम करने में लगे हुए हैं। अगले पॉइंट में इनकी हालत बताई जा रही है। तो 1920 के दशक में बिहार का झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। झरिया और रानीगंज के कोयला खदानों में देखा जा रहा है 1920 में जो लोग काम करते थे उनमें से 50% हमें आदिवासी देखने को मिलते थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक भी था और अक्सर सचमुच जान ले लेता था। कई बार क्या होता था, अगर आप खदान के अंदर जाकर काम कर रहे हो, ठीक है, उस समय लाइट वगैरह की तो व्यवस्था
इतनी थी नहीं, ठीक है, और ना ही इतने अधिक अच्छे उपकरण थे जिसके माध्यम से आप अंदर जाकर के और सांस अच्छी तरह से ले पाओ, ठीक है। तो ये जब अंदर जाकर के खदानों में काम करते थे तो इनकी दम घुटने लगती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। अंधेरी और दम घोटू खदानें थी, ठीक है, जहां पर काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और तीसरा मेहनत का काम था, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक था और अक्सर कई बार लोग यहां पर मर जाते थे। 1920 के दशक में कोयला देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते थे। अब समझो, जो कोयला खदानें थी 1920 के दशक में, यानी कि 1920 से 30 के बीच में अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि हर साल 2000 लोगों की मौत होती थी इन खदानों में काम करने की वजह से, यानी कि बहुत बड़ी यह संख्या में देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, ये आपको 1948 की एक फोटो देखने को मिलती है, बिहार में कोयला खनिक है ये दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नजदीक से एक नजर। अब इनके विषय में हमें यहाँ पर थोड़ा सा निचोड़ दिया जा रहा है, नजदीक से बताया जा रहा है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में दिया जा रहा है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बनते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। समझो, एक तो बदलते कानूनों अर्थात जो वन कानून आए थे, दूसरा अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी, जो अंग्रेजों ने मुखियाओं से कहा था कि भैया अपने समाज के लोगों को अनुशासन में रखो, ठीक है, तो इनके जो कार्य हुआ करते थे, इनके जो व्यवहार थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तीसरा, व्यापारी और महाजनों के द्वारा जो इनका शोषण किया जा रहा था, कि व्यापारी महंगे दाम पर इनको प्रोडक्ट बेचते थे, इनके प्रोडक्ट को बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते थे, और महाजन बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर इनको पैसा दिया करते थे। इससे क्या ना कि ये बहुत परेशान हो गए, ठीक है, और इसके खिलाफ इन्होंने बगावत की, ठीक है। कितनी बगावतें की थी? एक 1831 से लेकर 32 के बीच में कोल आदिवासियों ने बगावत की, ठीक है। फिर 1855 में संथालों ने बगावत की। फिर मध्य भारत में बिस्तर विद्रोह में देखने को मिलता है 1910 में, और 1940 में महाराष्ट्र में हमें एक बरली विद्रोह देखने को मिलता है। इसके अलावा बिरसा मुंडा थे, जो बिरसा था, बिरसा नाम का एक व्यक्ति था जिसने भी मतलब बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, और बिरसा का जो आंदोलन था ये आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन अधिक देखने को मिला था, और आगे चल करके धीरे धीरे ये एक राजनीतिक आंदोलन भी बन गया था। बिरसा अपने नेतृत्व में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, आदिवासियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। बिरसा ने अपने आप को कहा था कि भाई हमें भगवान ने तुम लोगों को आजादी दिलाने के लिए भेजा है, ठीक है, और मतलब ऐसा भी दावा किया गया था कि ये एक मतलब जादुई ताकतें रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे मतलब कई सारे दावे किए गए थे। आगे बढ़ते तो बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था, यानी कि आदिवासियों के प्रति जो आदिवासियों के लिए जो कानून बनाए गए थे जिससे कि आदिवासियों का जीवन बदल रहा था, इनके व्यवहारों पर जो पाबंदी लगी हुई थी, ठीक है, इनका जो शोषण किया जा रहा था, इसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, वैसा ही आंदोलन हमें बिरसा का भी आंदोलन देखने को मिलता है। और बिरसा जो है, इनके विषय में अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा हमारी अगली हेडिंग है। पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है बिरसा का जन्म 1810 के दशक के मध्य में मुंडा परिवार में हुआ था। जो मुंडा आगे लगा हुआ ये मुंडा परिवार था, जिसमें या फिर आप कह सकते हो मुंडा कुल, ठीक है, मुंडा कुल में बिरसा का जन्म हुआ था। इनका नाम केवल बिरसा था, ये चूंकि मुंडा परिवार में जन्मे थे इसलिए इन्हें बिरसा मुंडा कहा जाता था, ठीक है। कब इनका जन्म हुआ था? 1870 में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इनको याद रखना, ठीक है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। इसके विषय में हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में डिस्कस किया था इस मुंडा समुदाय के विषय में, ठीक है, मुंडा समुदाय के विषय में जो छोटा नागपुर में रहता था। उनके पिता गरीब थे, अर्थात बिरसा के पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था, ठीक है। स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे, बांसुरी वगैरह बजाया करते थे, ठीक है, भेड़ बकरी चराने का काम करते थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बिरसा की परवरिश कहां पर हुई थी? प्रश्न आता है तो याद रखना, मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि बोहोंडा का जंगल हमें कहां देखने को मिलता है, ठीक है, भारत के किन एरियो में ये जंगल हमें पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानी सुन ली थी। देखो, मुंडा विद्रोह जो हो रहे थे वो बहुत लंबे समय से होते चले आ रहे थे, ठीक है। तो जब ये छोटे थे बिरसा, तो इन्होंने जो मुंडा विद्रोह हुए थे उनकी कहानियों को सुना, ठीक है। अक्सर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने दादी बाबा के पास में शाम के टाइम पर बैठते हैं। आज के टाइम पर तो बच्चे मोबाइल और टीवी से ही नहीं निकल पाते हैं, लेकिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अपने दादी बाबा के पास में बैठता था और वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे, जो उनके साथ में पहले घटित हो चुकी घटनाएं थी उनको सुनाया करते थे। ऐसे ही जब ये
बिरसा बचपन में अपनी दादी बाबा के पास में बैठते होंगे तो बचपन में इन्होंने अपने इतिहास की कहानियां सुनी, जिसमें मुंडा विद्रोहों की बात की जाती थी। ठीक है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ, मुंडा विद्रोह की कहानियां इन्होंने बचपन में ही सुनी होंगी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों, जो मुखिया हुआ करते थे समुदाय के, इनको इनको विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा। बचपन में हम सभी लोग देखते हैं जो घटनाएं घटित होती हैं, और जो बचपन में हम देखते हैं उसी से सीखते हैं एंड वही बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उन चीजों को देखो जो आपको बनाए, ना कि बिगाड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते। तो उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। वही जो हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। देखो हुआ क्या था, धीरे 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 जैसे समाज में परिवर्तन आया, लोगों ने इनको प्रभावित करने का प्रयास किया, तो धीरे धीरे इनका समाज इतना अधिक उत्पीड़ित हो चुका था कि ये अपने पुराने समाज को स्वर्ग युग कहने लगे थे। पुराने युग को, यानी कि अपने बीते हुए समय को स्वर्ग मानते थे कि अब तो हम नर्क में जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अपने बीते हुए समय को स्वर्ग युग का समय मानते थे। ठीक है, तो इनका कहना था बिरसा के जो समुदाय के लोग थे ये स्वर्ग युग की बात किया करते थे। ठीक है, जब मुंडा लोग जो थे ये दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आ जाते। दीकू अर्थात वही लोग जो इनका शोषण करने का कार्य करते थे। आगे बढ़ते। सरदार खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। सरदार अर्थात जो इनके समुदाय का नेता हुआ करता था, जो मुखिया था। ठीक है, तो जो सरदार होते थे वो पूरे इलाके के मूल निवासियों का वंशज अपने आप को मानते थे कि यहां पर जो आज के टाइम पर लोग रह रहे हैं, इनके मतलब एक मिनट, यहां पर आकर के सबसे पहले जिन लोगों ने बसना शुरू किया था, हम उनके वंशज हैं, यानी कि सबसे पहले यहां पर हम रहे थे, इसलिए यहां पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार क्या होता है ना कि आज के टाइम पर कोर्ट में केस किया जाता है कि हम यहां पर इतने समय से रह रहे हैं, इसलिए ये जमीन हमारी है। ठीक है, इसी तरह से यहां के जो सरदार थे इन्होंने कहा कि यहां के मूल निवासियों, यानी कि सबसे पहले यहां पर आकर के जिन लोगों ने बसना शुरू किया, जमीन को साफ किया, उनके वंशज हैं। ठीक है, वो हमारे पूर्वज थे, इसलिए ये जमीन हमारी है और हम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात का दावा करते हुए इन्होंने कई बार विद्रोह भी किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है विरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। विरसा बचपन में स्थानीय मिशनरी स्कूल में गए थे। अच्छा, अगर मिशनरी स्कूल की बात की जाए तो आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी थी कि आप समाज में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार करो और जितना धर्म परिवर्तन करवा सकते हो उतना धर्म परिवर्तन करवा लो। और इसी को लेकर के ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था, अलग अलग क्षेत्रों में मिशनरी स्कूल खोले थे। ठीक है, जहां पर इन्होंने जो मिशनरी लोग हुआ करते थे ये लोगों को पढ़ाने का भी काम करते थे और लोगों को मोटिवेट करके, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करके उनका धर्म परिवर्तन करवाने का भी कार्य किया करते थे। तो बिरसा भी अपने बचपन में स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे। उन्हें मिशनरियों ने उपदेश सुनाने एक मिनट में उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। हाँ, जो वहां पर टीचर हुआ करते थे मिशनरी, ठीक है, इनके उपदेश सुनने का बिरसा को मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई थी कि अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। जब ये बिरसा मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए और मिशनरियों के उपदेश सुने तो इन्होंने वहां पर सुना कि मिशनरी लोग वहां पर कहते थे कि मुंडा समुदाय जो है ये स्वर्ग का साम्राज्य पा सकता है अगर वो, और मतलब और जो इनके अधिकार खोज चुके हैं, यानी कि इनकी जमीन पर कब्जा किया जा चुका है, वनों पर क्या है कि वन कानून लागू किया जा चुके हैं, वनों पर सरकार का नियंत्रण हो चुका है, तो जितने भी इनके खोए हुए अधिकार हैं ये सारे के सारे पा सकते हो और स्वर्ग का साम्राज्य आप हासिल कर सकते हो अगर आप अच्छे ईसाई बन जाओ और अपनी खराब आदतों को छोड़ दो। यहां पर मिशनरी स्कूलों में इन्होंने ये सुना। इसके बाद में ये जब मिशनरी स्कूलों से निकले तो कुछ समय के बाद में बिरसा एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी इन्होंने कुछ समय बिताया। ठीक है, अब जब ये जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के पास में गए तो इनके बातों से काफी प्रभावित भी हुए। देखो, मिशनरी स्कूल में जब ये गए तो यहाँ की कई सारी बातों से भी प्रभावित हुए, जैसे कि खराब आदतों छोड़ दें। ठीक है, और जब ये वैष्णव धर्म के संत के पास में गए तो इनकी भी कई सारी आदतों से, कई सारी बातों से प्रभावित हुए। एक बात यहां पर याद रखना, देखो हमारे जीवन में हजारों लोग मिलेंगे, ठीक है, और उन हजारों लोगों में कई सारी अच्छाइयां होंगी, कई सारी बुराइयां होंगी, लेकिन आप हमेशा लोगों की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना, बुराइयों को एक्सेप्ट मत करना। ठीक है,
अगर आपके कोई टीचर हैं वो मसाला खाते हैं, नशा करते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पढ़िएगा, लेकिन उनके मसाला खाने और नशापत्ती करने के जो गुण हैं इनको मत अपनाना, ठीक है। वही चीज यहां पर बिरसा ने भी की। बिरसा जब मिशनरियों के उपदेश सुना इन्होंने, तो इनकी अच्छी बातों को तो ग्रहण किया, लेकिन उनकी जरूरत की जो चीजें नहीं थी उनको ग्रहण नहीं किया। फिर ये वैष्णव धर्म के प्रचारक के पास में गए और इनसे इन्होंने कई चीजों को सीखा। सीखने के बाद में उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। जो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, शुद्धता और दया पर जोर देते थे और जनेऊ धारण कराने की बात करते थे। तो बिरसा ने यहां पर जनेऊ भी धारण कर लिया और शुद्धता व दया पर जोर भी देने लगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें इनकी जो शिक्षा इनको मिली है, वो एक तो ईसाई मिशनरियों में मिशनरी स्कूल में मिली है और वैष्णव धर्म के प्रचारकों ने इन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। यानी कि जब ये जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, ठीक है, और उस समय ये जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन जो था ये आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। जो इन्होंने अपने अंदर बुराइयां पाई और उन बुराइयों को खत्म किया। ये चाहते थे कि हमारे पूरे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं ये खत्म हो, ठीक है, और हमारा समाज सुधर करके चले। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, अर्थात बुरी आदतें, खराब आदतें छोड़ें। ये इन्होंने सीखा था मिशनरियों से। आगे गांव को साफ रखें, अर्थात शुद्धता पर बल दें। ये वैष्णव धर्म के लोगों से सीखा, ठीक है। आगे डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। ये भी आप कह सकते हो कि भाई खराब आदतें नहीं होंगी उस समय की, या फिर दया पर बल देने की, या फिर शुद्धता की बात रहेगी। मतलब एक प्रकार का ये भी उसमें इन्होंने गलत माना इसको, और इन्होंने कहा कि भाई डायन और जादू टोना में जो विश्वास रखा जाता है ये विश्वास को आप त्याग दो। विरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया, ठीक है, क्योंकि जो हिंदू जमींदार थे ये लगातार इन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे, और जो मिशनरी लोग थे ये इनकी जीवन शैली को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, इनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। आगे कहा जा रहा है वह उन्हें बाहरी मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अर्थात जो हिंदू जमींदार थे और मिशनरी लोग थे ये बाहर के थे, अर्थात दीकू थे, और मुंडा जीवन शैली को नष्ट करने में लगे हुए थे। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1895 में विरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया। अर्थात विरसा को मानने वाले जो लोग थे, धीरे धीरे जब विरसा ने कई सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, और विरसा जो थे ये कहते थे कि हमें भगवान ने आपको आपका उद्धार करने के लिए भेजा है, ठीक है, आपको आजादी दिलाने के लिए भेजा है। और विरसा ने कहा था कि लोगों का यह भी मानना था कि विरसा जो थे इनके पास में चमत्कारिक शक्तियां हैं, ठीक है। इनका मानना था, लोगों का मानना यह था कि अगर बिरसा के पास में हम अनाज लेकर के जाएं तो अपनी शक्तियों से अनाज की मात्रा बढ़ा देते थे। अगर 5 किलो अनाज है तो उसे 50 किलो बनाने की इनके पास में शक्तियां थी। तो लोगों की ऐसी मान्यताएं थी जो कि एनसीईआरटी में दिया गया। अभी कहानी है, इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, इसलिए हमने इसको चैप्टर के नोट्स में रखा भी नहीं। चैप्टर में केवल वही टॉपिक आपको मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पर प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते तो 1895 में विरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, अर्थात विरसा को जो मानने वाले लोग थे उनसे आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। सबसे कहा कि अपने गौरवपूर्ण अतीत, यानी कि पुराने समय में हम जिस तरह से रहते थे, ठीक है, उसको पुनः जीवित करना है, हमें उसी तरह से रहना है, और इसके लिए हमें संकल्प लेना है, ठीक है। यानी कि एक दृढ़ संकल्प यहां पर लिया गया। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ग युग जिसे सतयुग नाम दिया गया की चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इन्होंने अपने अतीत को एक ऐसे स्वर्ग युग के रूप में वर्णित किया, एक ऐसे युग के रूप में वर्णित किया जिसे सतयुग नाम दिया गया, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जिया करते थे, तटबंध बनाते थे नदियों में, और उसके माध्यम से नदियों की जलधारा को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा कुदरती जो झरने थे उनको नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाने का काम करते थे, पेट पालने के लिए खेती किया करते थे, ठीक है। तो ये इनके लिए एक स्वर्ग युग था, और इनका कहना ही था कि हमें फिर से इसी तरह से जीना है, अर्थात अपने अतीत को पुनर्जीवित करना है, जैसे हम पहले जीते हुए आए थे, ठीक है, जो हमारा स्वर्ग युग था अर्थात सतयुग में, हमें इसी तरह से फिर से जीवन जीना है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, लोगों से संकल्प दिलवाया, ठीक है, लोगों को संकल्प लेने के लिए कहा, ठीक है, और लोगों ने संकल्प लिया भी। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे, अर्थात जिस
सतयुग की इन्होंने यहाँ पर बात की, जिस सतयुग की चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि इस समय जो मुंडा लोग थे ये अपने बिरादरों अर्थात अपने समाज के लोगों का और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से रहते, यानी कि आपस में लड़ाइयां नहीं करते थे, ईमानदारी से रहते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक करके रहें, अपने खेतों में काम करें। कहने का अर्थ इनका यह था कि भाई अनुशासन के साथ में आप एक जगह पर रहो, ठीक है, जो आपकी जमीन है वहां पर खेती करो, ठीक है, और अपने खेतों में काम करो। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। अब जो अंग्रेज लोग थे इनको बिरसा के आंदोलन से बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। वैसे तो बिरसा का जो आंदोलन था ये आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, लेकिन इसी आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अगर हम देखें तो यहां पर क्या कहा गया कि मिशनरियों को ये क्या मानते थे, ये बाहर के लोग मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट करने में लगी हुई थी। ठीक है, वही हमने देखा ना कि जो मिशनरी थे ये मुंडा जीवन शैली को नष्ट करने में लगे हुए थे, इसलिए इन्होंने बिरसा ने क्या किया, मिशनरियों को बाहर करने के लिए प्रयास किया। ठीक है, बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके अलावा जो महाजन थे इनको भी बाहर करने का प्रयास किया। हिंदू भूस्वामी और सरकार, इन सभी को अपने समाज से बाहर करने के लिए उन्होंने अपना ये आंदोलन शुरू किया था। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो अंग्रेज सरकार थी वो इनको संभावित खतरा मानती थी। ठीक है, इनसे इनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी अंग्रेजों को। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। जो यहां पर मुंडा ने आंदोलन बिरसा ने आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन का मानना यह था कि जो मिशनरी हैं, ठीक है, महाजन हैं, भूस्वामी हैं, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं और ऊपर से सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करके हमारे अधिकारों का हनन करने में लगी हुई है और यही हमारी समस्याओं और कष्टों का मेन स्रोत है। अगर हम इनको हमारे समाज से बाहर कर देते हैं तो हम फिर से स्वर्ग युग की तरह से जीवन जिएंगे, अर्थात सतयुग की तरह से जीवन जिएंगे। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, यानी कि प्राचीन काल से जैसे ही जीते हुए आ रहे थे, ठीक है, तो इनकी जो व्यवस्था थी उसको नष्ट करने में लगी हुई थी अंग्रेजों की भू नीतियां। हिंदू भूस्वामी और जो महाजन थे ये उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। भूस्वामी तो छीन ही रहे थे, साथ ही साथ महाजन लोग जो थे ये इनको जब ऊंचे ब्याज दर पर कर दे देते थे और कर ये लोग चुका नहीं पाते थे तो इनकी जमीन छीन लेते थे। ठीक है, इसके अलावा मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे और इनकी संस्कृति का विनाश करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखो तो ये सभी लोगों को बाहरी लोग मानते थे बिरसा और इनको बाहर करना चाहते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। कब? 1895 में, याद रखना, ठीक है, और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, 2 साल की सजा सुना दी गई। और 2 साल बाद जब ये 1897 में जेल से बाहर लौटे तो लौटने के बाद में बिरसा ने फिर से समर्थन जुटाया और गांव गांव घूमने लगे, समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन काल से इनकी परंपरा रही है, ठीक है, जिसका अंग्रेज और यहाँ के मिशनरी, महाजन, जमींदार, ठीक है, ये सभी लोग भूस्वामी, ये लोग जो नष्ट करते जा रहे थे इनके परंपरागत प्रतीकों को, इनकी परंपराओं को, उनका इस्तेमाल किया और अपनी भाषा का इस्तेमाल किया और लोगों को उकसाने लगे। कौन? ये बिरसा। ठीक है, जब ये 1897 में जेल से लौटने के बाद में समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमे और गांव गांव के लोगों को उकसाने लगे अपने परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने इन सभी लोगों के लिए। ठीक है, मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार, इन सभी के लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने आह्वान किया कि वो बिरसा के नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना करें और रावणों अर्थात दीकू और यूरोपीय लोगों को तबाह कर दें, रावणों को तबाह कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। अब यहां पर डायरेक्ट हमले किए जाने लगे। ठीक है, इनको निशाना बनाया जाने लगा। उन्होंने थाने व चर्चों पर हमला किए। जो यूरोपीय ताकतें थी, ठीक है, उनके चर्च, जैसे कि मिशनरी लोग थे, ठीक है, इनके चर्च पर अटैक किए गए। इसके अलावा जो थाने हुआ करते थे जहां पर पुलिस वगैरह रहती थी, जो आकर के इन आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने और इनको मजबूर करने का काम करती थी, इनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इसके अलावा महाजन व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया गया। महाजन लोगों ने इनको काफी प्रभावित किया था, प्रताड़ित किया था, तो महाजनों और जमींदारों की जो संपत्ति थी, इनके घर, इनकी जमीन, ठीक है, इनके बनाए हुए कुछ केंद्र, वहां पर अटैक बोल दिया। सफेद झंडा
बिरसा राज का प्रतीक था और सभी सफेद झंडा लेकर के चलने लगे। ठीक है, इससे क्या है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। आगे कहा जा रहा है सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। 1997 में जब ये जेल से लौटे तो उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और ये कहा कि भाई हमारे नेतृत्व में एक साम्राज्य की स्थापना की जाए, और महज 3 सालों तक ये आंदोलन चला। 3 साल के बाद में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। हैजा एक बीमारी होती है जो मुख्य रूप से प्रदूषण या फिर महक की वजह से होती है। बहुत अगर आपको खराब महक लग रही, ठीक है, स्पेशली चूहों से ज़्यादा फैलती थी पहले। अभी तो मतलब कैसे फैलती मैं बता नहीं सकता, डॉक्टर नहीं हूं ना। आगे बढ़ते, हाँ। तो 1900 तक आते थे बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन जो था वो अब ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला मायना तो इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। अब क्या हुआ, जब ये आंदोलन बड़े पैमाने पर फैला तो अंग्रेज सरकारों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया, कुछ नए कानून बनाए और उस कानूनों में इनकी जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। सबसे पहले अर्थात जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो महाजन लोग थे, जो इनकी जमीन के ऊपर कब्जा करते चले आ रहे थे, इनके कब्जा को रोकने का प्रयास किया। आदिवासियों की जमीन पर जो आसानी से कब्जा कर लेते थे, इसको कब्जा ना कर सकें, इसके लिए कानून बनाए गए। दूसरा, पहला महत्व तो हमने यहां पर देख लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका मतलब अर्थ निकला वो ये निकला कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। अर्थात आदिवासियों ने यहां पर अपनी ताकत दिखाई और यह कहा कि भाई हम आपका विरोध करने में सक्षम है। ऐसा मत समझना कि हम आपका विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, अपने तरीके से इस आंदोलन को चलाया। आप ऐसे समझ सकते हो, अपने तरीके से। ठीक है, अपनी रस्मों को मनाते हुए अपने अंदाज में। कहते ना कि हम बदला लेंगे और जरूर लेंगे, लेकिन जब हम बदला लेंगे तो वो जगह और तरीका हमारा होगा। एक मूवी का डायलॉग है, कौन सा है, हाँ मुझे याद आ गया। एक मूवी का डायलॉग है, बहुत पुरानी मूवी, उसमें कहा गया है कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन जब मारेंगे तो वो बंदूक भी हमारी होगी, वो जगह भी हमारी होगी और वो समय भी हमारा होगा। बहुत पुरानी मूवी का डायलॉग है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, यही नीति का इन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया, अपने अंदाज में, अपने खास अंदाज में, अपने रस्मों का उपयोग करते हुए एक संघर्ष और अपने रस्मों और अपने संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, अर्थात इस पूरे आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन के हमें दो महत्वपूर्ण मतलब मायने निकल के आया आगे चल करके जो देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि जमीन पर आसानी से अब कोई कब्जा नहीं कर सकता था, इसके लिए कानून बना दिए गए, और दूसरा इन्होंने जता दिया कि औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में आदिवासी भी सक्षम है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा आज का ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज आप कर सकते हो। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। एक्चुअली जो आप हमारा ये यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं चैप्टर का, इसका मैं पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका था। मैंने मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड किया, दोपहर तक आते आते पता नहीं क्या हुआ बट वीडियो चलना बंद हो गया। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो, और मैं रियल वीडियो भी डिलीट कर चुका था। ठीक है, तो मुझे इसका दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। वो जो वीडियो बना था कंप्लीट 1 घंटा 11 मिनट 11 सेकंड का था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया। इसमें और अच्छी तरह से हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में होने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 की क्रांति को। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस चैप्टर को जरूर देखना। मैं कहता हूं कि प्रीमियर क्लास में ज्वाइन करना, अगली क्लास जो हमारी इसी की होने वाली है, तो प्रीमियर क्लास में सभी लोग ज्वाइन करना, बहुत ही मजा आएगा। तो इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते अगले वीडियो के साथ में अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।